वैसे तो इस एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा सोच के नहीं आता होगा कि भाई यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो पास में हमारे 5 साल 7 साल या 10 साल का पीरियड होना चाहिए। सबके मन में प्लानिंग इतनी ही होती है कि भाई 1 साल नहीं तो 2 साल, इसके अंदर अंदर हमें अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है। तो यहाँ पर आज का मुद्दा है कि अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें वो पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है और हम चाहते हैं कि हम इसी टाइम जोन में या फिर यूपीएससी 2023 में ही एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सकें, अच्छी रैंक लेके आ सकें, तो उसके लिए आइडियली हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो देखो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट मैं एज एन एस्पिरेंट अगर बात करूं तो मैं, चलो मेरे पास आज ना ये दैवीय शक्ति है कि मैं एक बिगिनर एस्पिरेंट भी बन सकता हूं और एक मैच्योर्ड या फिर सीनियर एस्पिरेंट भी बन सकता हूं। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि ऐसे कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है बट अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके दिमाग में बन रहे हैं, तो उन सबके लिए ओनली आईएएस की तरफ से ये एक फाउंडेशन बैच है जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्रारंभ 4th बैच है इस साल का और ये शायद आखिरी बैच होगा 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। 14 नवंबर से पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा और अमेजिंग फीचर्स हैं जिनको कि आप अवेल कर सकते हैं। आप लोग जरूर से उसको ज्वाइन कर लेना। तो उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में मैं आज बात करूंगा कि अगर मैं ये मान के चलूं कि अभी नवंबर का टाइम चल रहा है और इस टाइम के हिसाब से यूपीएससी 2023 मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर सभी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे पढ़ लेना चाहिए जिससे कि हम इस एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट दे सकें। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट में 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक हो गए बिगिनर्स जो आप जैसे हैं और एक हो गए बिल्कुल सीनियर प्लेयर जो अगेन आप जैसे हैं। आप आपस में जो भी लोग समझना उनको ना डिवाइड कर लेना। तो अगर एक बिगिनर की जर्नी देखें या सीनियर्स की जर्नी देखें, दोनों में एक बात बड़ा ही कॉमन है कि हम किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। हमारा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में हमें क्या गोल सेट करना है। तो पास्ट वाले सेक्शन में हम क्या सीख सकते हैं भाई, पास्ट में जाके क्या करेंगे। लोग बोलते हैं कि भाई अपने पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, एक्ट इन द प्रेजेंट और अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करो। लेकिन देखो यहाँ पर पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता ही है। और वो क्यों आता है, देखो पास्ट की चीज़ें जब भी हम समझते हैं तो हमें ना 2 चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। पहली हमें मिलती हैं अपनी गलतियाँ, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं मिस्टेक्स। और दूसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है हमारी लर्निंग्स या फिर हमारी स्ट्रेंथ, तो इसको लिख लेते हैं स्ट्रेंथ। अब यूपीएससी के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ, मिस्टेक्स या फिर इसको वीकनेस भी बोल सकते हैं, तो ये दोनों क्या हैं अगर हमें डिफाइन हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, मान लो कि मैं अभी के लिए एक बिगिनर एस्पिरेंट हूँ, मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन इस साल के जनवरी फरवरी में या फिर जून जुलाई में कुछ स्टार्ट की है। तो ये सिचुएशन मेरे पास ऐसा रहेगा कि मैंने अभी पिछले 5-6 महीनों में अपने मोटे मोटे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं। मेंस का कुछ एक पार्ट है जो कि मुझे अभी भी करना है, उसमें से कुछ मेजर सब्जेक्ट्स भी मेरे बचे हुए हैं एंड अलॉन्ग विद सबसे बड़ा पोर्शन जो मेरे पास है वो है ऑप्शनल का। और मैं चाहता हूँ कि यूपीएससी 2023 मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो जाए। इसके बाद शायद मेरे पास कुछ फैमिली प्रेशर्स हैं जिससे कि मैं इसके आगे शायद कंटिन्यू ना कर पाऊंगा तो देखा जाएगा, बट ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा और ये मैं अपने पूरे जोर शोर से देना चाहता हूँ। तो मेरी प्रीवियस लर्निंग, मिस्टेक्स, वीकनेसेस में क्या क्या आएंगी, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ में चलता हूँ। जैसे कि मान लो आपने अभी जो अपने 5-6 महीने पुराने दिए हैं उसमें यह समझ में आता है कि मैंने पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है या फिर चलो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ रखा है, बट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में वो मैंने शायद नहीं देखा है, कभी मौका भी नहीं मिला। टीचर ने पढ़ाया, मैंने पढ़ लिया और सोच लिया कि शायद मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, लेकिन आज तक कभी भी मैंने ये देखने की कोशिश नहीं की है कि भाई हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जिससे कि हम ये डिफाइन कर सकें कि मॉडर्न हिस्ट्री का वो कौन सा सबसे मोस्ट क्रूशियल चैप्टर है, या फिर ऐसा समझो कि जिसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट बोल सकते हैं, वो कौन सा चैप्टर है, वो शायद हमने अभी तक नहीं देखा है। तो ये क्या है, मेरी वीकनेस है। डेफिनेटली वीकनेस में ही आएगा ना ये चीज़, क्योंकि हमें ये चीज़ सबसे पहले करनी चाहिए थी। वो तो चलो शुरुआत में नॉलेज नहीं होता, बट आप एक ऐसे स्टेज या फिर एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हो जहाँ पर आप भले ही बिगिनर हो गए, आप भले ही एक सीनियर एस्पिरेंट हो गए, अब आपके पास
ये इन्फॉर्मेशन है कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। तो ये रही एक वीकनेस। मान लो मेरी और भी वीकनेस है, जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ तो रखी है, बट जो स्पेक्ट्रम के लास्ट में छोटे छोटे समरीज हैं ना, मैंने उन पर कभी रिवीजन मोड में उसको नहीं पढ़ा है। या तो ऐसे बोल लें कि मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ी तो थी, लेकिन अगर मुझसे अभी कोई बहुत छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में पूछेगा तो शायद मुझे उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा या फिर नहीं याद आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली मुद्दा किस चीज़ का है? दो चीज़ें। पहला कि मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो एक मेरा अगेन मिस्टेक क्या हो सकती है? रिवीजन। और दूसरा मिस्टेक क्या हो सकता है अपना? दूसरा मिस्टेक ये हो सकता है कि इस रिवीजन के टाइम पर जो हमें ना अच्छे अच्छे नोट्स बना लेने चाहिए थे, वो हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो चलो, हमारे पास ना एक कॉन्क्रीट या क्रिस्प नोट्स नहीं है जिसके बेसिस पर हम शायद इस मॉडर्न हिस्ट्री को अगले 5 दिन में रिवाइज कर सकें। तो ये मेरे पास्ट के मिस्टेक्स हैं जिससे मैं आगे अपने इस प्रेजेंट वाले सिचुएशन को डिराइव करूंगा। मेरे कुछ स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने साथ में ये सोच लिया था कि ना एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो मैं जब भी टीचर से पढ़ने जाता था या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं पर भी मैं खुद से भी पढ़ता था, तो मैंने इस बात का बहुत ध्यान दिया है कि मेरी एनसीईआरटी एटलीस्ट कवर हो। तो मेरे पास स्ट्रेंथ के फॉर्म में क्या है? मेरा बेसिक्स क्लियर है और मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, तो ये मेरे स्ट्रेंथ हो गए, है ना। तो इस तरीके से सबसे पहले जो आपको डिफाइन करना है इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कि मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हो सकता है कि आपकी एक वीकनेस हो कि ना आप लंबे स्ट्रेच में नहीं पढ़ पाते हो, आपको छोटा छोटा पोर्शन चाहिए, जैसे कि 1 घंटे पढ़ लिया, फिर 15-20 मिनट जब तक हम आराम नहीं करेंगे या फिर कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अगला 1 घंटा नहीं दे सकते। किसी का स्ट्रेंथ हो सकता है ये चीज़ कि वो लगातार 3-4 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ सकता है, लेकिन हालांकि मुझे लगता है ऐसा मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब चलो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बोलोगे। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क्स लगा था मेरे इस स्टेटमेंट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। खैर चलो छोड़ो ये सब चीज़ों को। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हम ये डिराइव कर लें। अब प्रेजेंट को हम पहले समझें कि हम कैसे एक्ट करेंगे। हम पहले अपने फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। फ्यूचर में अभी अभी हमने बात किया कि हमें अपना टारगेट क्या रखना है, ये रखना है हमें यूपीएससी 2023। अब क्या इसमें केवल प्रीलिम्स आता है? वो आपके ऊपर है, देखो कि आप 2023 का केवल प्रीलिम्स निकालना चाहते हो या फिर फाइनल लिस्ट में रिजल्ट भी लेके आना चाहते हो। तो वहां पर ये आप डिफाइन कर लो। बहुत बार क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर इस बार बस प्रीलिम्स निकल जाए किसी तरीके से। एक बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, घर वाले शांत बैठ जाएंगे, 2 साल का टाइम मिल जाएगा, फिर आराम से पढ़ लेंगे। तो चलो सबके अपने अपने टारगेट्स हो सकते हैं। तो चलो जो भी टारगेट हो यहाँ लिख लो, ठीक है। उस टारगेट के बेसिस पर आप ये डिफाइन करो कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके पहले मेरे पास कितने सेक्शंस हैं जो कि मुझे प्रिपेयर करना है। देखो मैं तो एक बिगिनर एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मेरी पूरी इच्छा है कि मैं 2023 में ही सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद मुझे पढ़ना ना पड़े, उसके बाद थोड़ा नया काम सीखते हैं। यूपीएससी इज जस्ट फॉर दिस ईयर, ऐसा सोच के मैं प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि देखो मेजर जो मेरा टारगेट होगा वो एक तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होगा, और उसके साथ साथ एक बहुत ही मेजर पोर्शन मेरा एसए का आएगा और ऑप्शनल का आएगा, ठीक है। इतने ही टारगेट्स होंगे। अब मैंने ना इनको भी फर्दर कैटेगराइज कर लिया कि भाई देखो जीएस पेपर 1 में मोटे मोटे 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसके 5 अलग अलग विंग्स निकलते हैं। तो चलो फिर से काउंट कर लेते हैं, इसको हम 8 लिख लेते हैं। ये अभी कुछ भी हो सकता है, देखो इसमें ना ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। जीएस पेपर 2 में मान लो मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 3 में मेरे 5 से 7 सब्जेक्ट्स हैं, और जीएस पेपर 4 तो एक सिंगल है, लेकिन इसमें मैं 2 काउंट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं केस स्टडीज को भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। ऐसे में कुछ ज़्यादा खास टाइम देना तो नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है। ऑप्शनल में मुझे अच्छे से तैयारी करनी है, इसके भी 2 पेपर हैं और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ किसी के लिए एक टारगेट ये भी हो सकता है सीसैट, लेकिन चूंकि मैं ना टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरा मैथ सही है, तो मेरी स्ट्रेंथ में वो भी काउंट होता है, इसलिए मैंने सीसैट को इतना लोड नहीं दिया है। मुझे पता है कि अगर प्रीलिम्स के 2-4 दिन पहले भी मैं पढ़ लूंगा तो भी ये काम हो जाएगा। किसी के लिए हो सकता है कि ये भी बहुत बड़ा टारगेट हो, ठीक है। तो अपने टारगेट्स डिफाइन कर लो पहले। अब हमें ये पता चल गया कि भाई आज से अगर हमने कैलकुलेट किया, प्रीलिम्स हमारा 28 मई को है, मेंस हमारा सितंबर में है, ठीक है।
मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ, चलो नवंबर भी ले लेते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 7 महीने हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 210 डेज के आसपास कुछ आएगा। मुझे अब एग्जैक्टली मैंने नहीं काउंट किया है, आप काउंट कर लेना, या 200 डेज के आसपास आएगा, जो भी होगा। और सिमिलरली मुझे ये भी पता है कि ये जो 210 दिन हैं इसमें ना सिर्फ मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है बल्कि मेंस की तैयारी भी करनी है। तो इसमें प्री और मेंस दोनों कवर करना है। एंड एट द सेम टाइम मुझे मेंस का रिवीजन अभी नहीं करना है इन दिनों में, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सितंबर तक आते आते अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90 डेज मिलेंगे जहां पर मुझे रिवाइज करने का ठीक से एक बार मौका मिल जाएगा। तो मैं मेंस का कंप्लीशन तो करूंगा लेकिन रिवीजन के लिए मैं डिपेंडेंट रहूंगा इस पीरियड पे, है ना। अब प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में भी मैं जितना अभी तक पढ़ चुका हूं, मेरे 5-6 महीने जिस हिसाब से बीते हैं वो ना ऐसे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे मोटे मोटे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं। जैसे कि मेरी हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है। ये मैं बस एक हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हैं। उन कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स का एक रिवीजन चाहिए। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ना मैं आखिरी के कुछ दिनों में इनको रिवाइज करके वापस से गेन कर सकता हूं, तो मैं एक बार अभी के लिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूंगा और अपने आप को जज करूंगा कि ना मेरी प्रिपरेशन इस सब्जेक्ट्स में कैसी है, क्या मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो मैं क्या करूंगा कि एक आधे मॉक लगा के देख लूंगा उन सब्जेक्ट्स के लिए अभी ही, जिससे मुझे ना उस सब्जेक्ट का अंदाजा मिल जाए और मैं कितने पानी में हूं मुझे पता चल जाए। क्योंकि मुझे अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। वीडियो याद है वाली ब्लफ वाली कि द गेम ऑफ यूपीएससी कांट बी ब्लफ्ड। अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, उसमें अपने आप को बहुत सारे लोग ब्लफ करते रहते हैं, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी। तो ये सारी चीजें मैं अपने मॉक से पता कर लूंगा कि मैं कितने पानी में हूं और फिर मैं डिसाइड कर लूंगा कि मेरे पास ओवरऑल देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 21 सब्जेक्ट्स या 22 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब इन 22 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास लगभग 210 दिन हैं, जिसमें से मुझे कम से कम आप ऐसा मान के चलो कि आखिरी के 2 महीने या 2.5 महीने, तो मैं बोल दूं इन 210 दिनों में से अप्रॉक्सीमेटली मुझे 80 डेज मुझे अपने स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के तरफ देने ही देने हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा टारगेट जो हमने मिस किया है वो है हमारे करंट अफेयर्स, जो कि इन्हीं दिनों में 80 डेज में हमें वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी के करंट सिचुएशन में मैं कुछ ऐसा टारगेट बनाऊंगा कि ना जो मेरा मेंस का पेपर होगा, जैसे कि जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स अभी मेरे छूट रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आएगा मेरा ऑप्शनल का पोर्शन। कहां गया ऑप्शनल मेरा, ये रहा ऑप्शनल। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मेंस ओरिएंटेड हैं। फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 3 के अंदर मैं बात कर लूंगा इंटरनल सिक्योरिटी की, मैं बात कर लूंगा इंटरनेशनल रिलेशंस की, मैं बात कर लूंगा जीएस पेपर 2 के अंदर जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस की। उसके बाद जीएस पेपर 1 में मैं देखूंगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री भले ही है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कोई एक ऐसा सोर्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा जो कि बस मुझे बता दे छोटा छोटा सा, लेकिन मुझे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आता नहीं है उतना। जितना आता है उतना शायद कहीं से ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा है तो भी मैं छोड़ के चलूंगा, फिलहाल अभी उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं उन सब्जेक्ट्स पर उतना ध्यान नहीं दूंगा। फिर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं सबसे पहले तो ये कोशिश करूंगा कि आने वाले 3 महीने जो मेरे पास बच रहे हैं, यहां पर टोटल और कितने दिन बच गए मेरे पास, लगभग 130 से 140 डेज। तो इन 130 से 140 डेज के बीच में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लगभग नेक्स्ट मेरा जो 90 डेज हो, वो 90 डेज में मेरे कम से कम ऑप्शनल तो डन हो जाए, क्योंकि उसके बाद मैं ऑप्शनल शायद प्रीलिम्स के बाद उठाऊंगा। तो इस चीज के लिए मैं डिफाइन करूंगा। अब प्रेजेंट पर आते हैं, ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट किया हमने। उसके बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट पर। प्रेजेंट पर हमने डिफाइन किया कि भाई अब इन 90 दिनों में अगर मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करना है तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा, अगर डेली क्या 2 घंटे पढ़ लूँ तो मेरा 90 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 3 घंटे पढ़ लूँ तो कंप्लीट हो जाएगा, वो आप अपने सहूलियत के अनुसार डिसाइड कर लो अभी से। और उसको यहाँ पर प्रेजेंट में सबसे पहले दो कि डेली बेसिस पर मुझे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगले 90 डेज तक कम से कम 3 आवर्स देने हैं। डन है ये पहला प्रेजेंट का टारगेट दिया आपने अपने आप को, जो कि आपको रोज के रोज इस प्रेजेंट सिचुएशन में करना है। दूसरा कंडीशन, इसके बाद एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जीएस पेपर 4 आपका। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि चलो एथिक्स में चूंकि 250 नंबर का 250 मार्क्स का ये पेपर है, तो मुझे थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए इस चीज के लिए। और यहां पर लोग बोलते हैं कि मार्क्स भी बहुत अच्छे से फेच हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद जीएस पेपर 3
मुझे जीएस पेपर 4 पर ज़्यादा फोकस कर लेना चाहिए अभी से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएस पेपर 4 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, तो मैं अभी से ऐसा करूं कि जो भी पढ़ूं उसके ना कुछ नोट्स बनाता चलूं, ताकि मुझे एग्जाम टाइम पर जब ये आखिरी के प्रीलिम्स के बाद 80 डेज मिलेंगे यहाँ पर, तो मैं उनमें उन नोट्स को रेफर करूंगा। सिमिलरली मैं जब यहाँ पर अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट, चलो एक एथिक्स के लिए हमने प्लान बना लिया कि भाई एथिक्स जो है मेरा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डेली के डेली आधे 1 घंटे या 2 घंटे के आसपास देता हूँ, तो मेरा शायद अगले 20 दिन में या 25 दिन में एथिक्स कंप्लीट हो सकता है। ये मैं इस बेसिस पर मान रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि एक सब्जेक्ट पूरे दिन भर नहीं पढ़ सकता है, मुझे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ना पसंद है। अगर आपको पूरा एक स्ट्रेच पूरा एथिक्स का चाहिए तो आप एथिक्स को आराम से 7 से 8 घंटे दे सकते हो। उस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनिपुलेट कर लेना कि मुझे 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर एथिक्स अपना वाइंड अप करना है, कुछ भी करके, ठीक है। तो मैंने मान लो एथिक्स में दिया कि भाई अगले 30 डेज में मुझे 1 घंटे रोज देने हैं या फिर 2 घंटे रोज देने हैं, जिससे कि मेरा एथिक्स एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। डन है। और कोशिश करेंगे कि इस 2 घंटे में अगर थोड़ा बहुत टाइम और एक्स्ट्रा लगे तो लगा के नोट्स जरूर से बना लेंगे। नोट्स बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ना कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रहे हैं, ऐसी जो कि मार्केट में ऑलरेडी किताबें मौजूद हैं उनको वापस से एक अपनी खुद की किताब ना बना रहे हों, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। तो हम नोट्स बनाते टाइम इस बात का पूरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि हम केवल और केवल इसमें एग्जाम्पल्स लिख लें, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसे मान लो व्हाट इज हैप्पीनेस, तो मेरे लिए हैप्पीनेस क्या है, अपने पास से कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अगर हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं तो उसको कहीं पर नोट डाउन कर लें। कोई भी न्यूज़ का इवेंट है जो कि अभी के एथिकल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसको कहीं पर मेंशन कर लें। तो मेरा नोट्स बस उतना ही बनाना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और नहीं भी मिल रहा है तो आप सिंपली काम करना, प्रहार एथिक्स के नाम से ना एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर बुक पड़ी है, डाउनलोड कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी 130 पेजेस के आसपास में इंटरनल सिक्योरिटी है, तो बहुत ही स्मूथली उसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं, सब कुछ देखते हैं ना, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि प्रहार मैगजीन को टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लेना, ओनली एज नथिंग एल्स के नाम से। तो अब मैं आगे अपना डिफाइन करता हूँ फर्दर। मेरे पास लगभग कितने दिन बच रहे थे, 130 डेज। 130 डेज को मैं इस हिसाब से प्लान करूंगा कि मेरे मेंस ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ मैं डन कर लूँ। इकोनॉमी है जैसे, तो इकोनॉमी में मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पोर्शन है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं मोटा मोटा जितना भी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जनवरी तक में डन हो जाए सारे। अब थोड़ा सा टाइम बचेगा मेरे पास 20 दिन के आसपास का, जिसमें मैं अपने इन्हीं मेंस के सब्जेक्ट्स को कंसोलिडेट कर रहा हूँ, कंसाइज कर रहा हूँ एक जगह पर, ताकि जब मैं प्रीलिम्स के बाद बैठूं तो मुझे एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। तो मैं अपने आप को कम से कम 15 से 20 दिन इस चीज़ पर भी दूंगा कि ना मेरे सारे मटेरियल कंसोलिडेट हो जाएं एक जगह। उसके बाद फिर मैं अपने आप को स्विच करूंगा प्रीलिम्स मोड में, जहां पर मेरे पास अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज के आसपास हैं, और इन 90 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि मेरे करंट अफेयर्स, कितने 80 डेज के आसपास होंगे, तो 80 डेज में मुझे करंट अफेयर भी मिल जाए, जितने भी मेरे 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं वो भी मिल जाए। तो उनके हिसाब से मैं फर्दर शेड्यूल बना लूंगा। तो ये जो प्लान है आपका, ये चलो एक प्लान ऐसा बन गया जिसमें हमने बात की कि हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बिगिनर्स की बात कर रहे हैं। तो चलो एज ए सीनियर एस्पिरेंट मेरे क्या थॉट्स होंगे एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे हिसाब से जब भी मैं सीनियर एस्पिरेंट हूं तो मेरे कम से कम 2 साल तक के प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, या एटलीस्ट 1 साल, पिछले साल मैंने बहुत मेहनत से ये एग्जाम ऑलरेडी दे दिया है। अब मेरे पास मोटा मोटा मुद्दा ये बचता है कि अभी के जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पर मुझे क्या करना चाहिए, काम वही करना है मोर और लेस, कि आपको टारगेट भी आपका सेम ही है, यूपीएससी 2023 आपका भी टारगेट है, और इस बार तो आपका पक्का से टारगेट यही होगा कि कोई प्रीलिम्स नहीं, कोई मेंस नहीं, सीधे रिजल्ट में नाम आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या कर लें हम, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम ना अपने यूपीएससी के फर्दर डोमेन को डिफाइन करेंगे। इसमें से हमें पता है कि आगे आने वाले जो भी हमारे पास लगभग 140 डेज के आसपास हैं, उसमें से हमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फाइनलाइज करनी है। एक अपना ऑप्शनल, दूसरा मेंस ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ों के नोट्स पिछले साल नहीं बना पाए थे, उन सबके नोट्स बनाना है मुझे, ताकि लास्ट के दिनों में पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में मुझे काम आ सके। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे अपने लास्ट के टाइम पर प्रीलिम्स का कुछ रिवीजन करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी 3-4 बार कर रखा है। ठीक है, देखो डीमोटिवेट नहीं होना है जो बिगिनर हो, अगर अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो
क्योंकि ये अगर आप ये सोचते हो 3-4 बार पढ़ के कोई बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है तो पार्शियली ट्रू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहली बार पढ़ के उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सारा खेल यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन और स्मार्टनेस का होता है। तो सभी लोग इस रेस में 2023 में आ रहे हैं, कोई 4 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है और कोई इस साल बिल्कुल नया है। सिलेक्शन सबके होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पारी खेलो, अपने हिसाब से खेलो, दूसरों का इधर बहुत ज़्यादा इधर उधर डरने की या फिर फियर के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स रिवीजन मान लो आप बाद में कर लोगे अपना, चलो प्रीलिम्स रिवीजन आप लगभग 60 से 70 डेज में तो आपको भी लगेगा ही लगेगा, या फिर पुराना ही वाला ले लेते हैं 80 डेज। आपके ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो भी 200 डेज के आसपास मिल रहे हैं, आप सबसे पहले ऑप्शनल के नोट्स बना लो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी आपके ऑप्शनल के थिंकर्स हैं, थिंकर्स को मैं सबसे पहले अलग से लिखूंगा। थिंकर्स में जितनी भी थ्योरीज हैं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाऊंगा और देखूंगा कि कितने थिंकर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के एक बार आंसर लिख के देख लूंगा मैं जरूर से, क्योंकि बहुत बार ऑप्शनल में सिमिलर फीचर्स के साथ या फिर सेम कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि वो क्वेश्चंस मेरे जरूर से लिखे हों। तो पिछले कम से कम 5 से 10 साल के पेपर्स मैं उठाऊंगा और उन 5 से 10 साल के पेपर्स को मैं लिख लूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चंस लिख लूं। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम कम है तो मैं एटलीस्ट आई विल गिव अ थॉट कि ना इस आंसर में मुझे ये पॉइंट लिखना है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर 5 से 10 साल के पेपर कंप्लीट करके रखूंगा। एंड एट द सेम टाइम थिंकर्स के बेसिस पर या फिर और जो पेपर 2 बहुत ज़्यादा किसी ऑप्शनल में डायनामिक होता है, तो उन डायनामिज्म में हम अभी के करंट सिचुएशन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, मैं ना एक इंडेक्स निकालूंगा जीएस पेपर नहीं सॉरी ऑप्शनल पेपर 2 का। सेकेंड पेपर ऑफ ऑप्शनल में मैं इंडेक्स में ही मार्क करते चलूंगा कि मैं इस टॉपिक के कौन कौन से थिंकर्स को रिलेट कर सकता हूं, कौन कौन से करंट कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को रिलेट कर सकता हूं। तो आपका इंडेक्स कैसा दिखेगा? आपका इंडेक्स दिखेगा 1.1 कुछ लिखा होगा और आप इस साइड में 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट कॉमा दे के छोटी छोटी चीजों को मेंशन कर लोगे कि भाई ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जब भी आएगा तो इन चीजों के हिसाब से हम कोई डेटा फैक्ट जो है सब आपके इंडेक्स में ही समराइज हो जाए। ऐसा कुछ इंडेक्स बना लो कहीं पर अगर मिल जाए तो ऐसा चीज कर लो कि लास्ट टाइम पर आपको ये सारे चैप्टर्स अगर पढ़ने का मौका नहीं भी मिलता है तो भी आप इस इंडेक्स के बेसिस पर चीजों को रिकॉल कर सको, क्योंकि उस टाइम पर ना मोड छूट जाता है आपका प्रीलिम्स का, तो आपको अचानक से सारी चीजें याद नहीं आती, ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए होता है, तो उसके लिए पूरा वापस से ऑप्शनल नहीं पढ़ सकते हो। तो ऐसा कुछ कर लूंगा मैं जिससे कि अभी के अभी ये मेरा ऑप्शनल तो एटलीस्ट डन हो जाए और मैं इंश्योर कर सकूं कि इस बार कुछ ना कुछ करके मेरे मार्क्स इसमें 280 300 के आसपास कुछ आ जाएं। इसके बाद मेरा जीएस पेपर का कुछ सब्जेक्ट बचता है। आपको पता होगा कि अपनी पुरानी वीकनेसेस या फिर मिस्टेक से आप क्या सीखते हो कि ना पिछले बार मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ रखा था, तो इस बार वो मौका मिल रहा है कि उसके शॉर्ट नोट्स बना के मैं हर चीज़ों को एक एक पेज में डिफाइन करके चलूँ। तो यहाँ पर जब भी आप मेंस के कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो आपके पास ऐसा होना चाहिए। मान के चलो कि अभी आप आज से इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट कर रहे हो, उसमें एक चैप्टर है एक्सट्रीमिज्म, तो LWE पढ़ लो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पढ़ो, नक्सलिज्म के बारे में उसमें पढ़ लो, माओइस्ट फिलॉसफी के बारे में पढ़ लो, इशूज चैलेंजेस जो कुछ भी हैं उनको ना एक A4 शीट लो। यहाँ पर A4 शीट है, एक मिनट, मान लो ना ये A4 शीट है, इसको सिंपली ऐसे फोल्ड करो बीच से, ये ना 2 लाइन ड्रॉ हो गई। अब इधर से स्टार्ट करना लिखना, आधे पेज से यहां से लिखना स्टार्ट करो। इसमें पूरे कॉलम में यहां तक सारी चीजें लिख लो, हिस्ट्री क्या है, डेटा फैक्ट्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, उनके चैलेंजेस, और यहां पर स्टार्ट करो फिर, या फिर चेंज कर लेना उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन कौन से हैं, अभी भी गवर्नमेंट किन किन बातों पर फेल हो रहा है, मतलब कि किस एक्सटेंट तक गवर्नमेंट इस चीज को सेटिस्फाई कर पा रहा है, और वे फॉरवर्ड लिख के नक्सलिज्म एक पेज में डन कर दो। ये ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं फर्रे। ये फर्रे ना आपके पास होने चाहिए अभी से, तब जाके आप मेंस में एक लीड ले सकोगे, ठीक है। तो कोशिश करना जितने भी मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है अगले 100 दिन में या 90 दिन में आप कोशिश करो कि ये सारे आपके पास हों अभी के अभी। डन है, इतना करोगे। उसके बाद आपका जब टाइम बचेगा ना तो फिर प्रीलिम्स वाला शिफ्ट कर लेना आप। मोटा मोटा ओवरऑल मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर में सिंपल सा फंडा है कि आपको अपना प्रेजेंट डिसाइड करने के लिए कि अभी क्या करना है, आपको अपने पास्ट में भी झांकना पड़ेगा और अपने फ्यूचर टारगेट्स को आज से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मिसगाइडेड फॉर्म में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये अटेम्प्ट आपका कभी भी लास्ट अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज के लिए आप पूरा जोर लगा दो इन सब चीज को कैलकुलेट करने में। अगर 2-4 दिन जाते भी है ना तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगले 200 दिन आपके बहुत क्रूशियल है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप बिना किसी प्लान के इस 200 दिन को ट्रैवल करो, ठीक है।
तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप इस पैटर्न पे अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके इसको अपनाएंगे और जहां तक पॉसिबल है आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट बनना हमेशा हमेशा, वो बिल्कुल मेहनत करने आए हैं और स्ट्रगल करते जाना है अंधाधुंध बिना किसी प्लान के मत करो, प्लीज़ मत करो, छोड़ दो इसको। अभी अपना शेड्यूल बनाओ। कोई भी डाउट आता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, देखता हूं मैं। अगर डाउट्स कॉमन रहे तो इनसे रिलेटेड मैं बहुत सारे और भी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो इस डिस्कशन को यहीं पर एंड कर दें क्या? ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।